हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टा प्रिंटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 30, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन सी। जब भी हम सी प्रोग्राम्स में किसी भी फंक्शंस को आर्गुमेंट पास करते तो उस फंक्शन को हम दो तरह से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। उसमें से पहला टाइप है कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड टाइप है कॉल बाय रेफरेंस। मतलब इन दोनों टाइप्स के थ्रू हम किसी भी फंक्शंस को पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। तो हम इस पार्ट में इन दोनों टाइप को डीपली स्टडी करेंगे और साथ ही इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू। In call by value, different memory is allocated for actual and formal parameters since the value of the actual parameter is copied into the formal parameters. इसका मतलब जब भी हम कॉल बाय वैल्यू का यूज करेंगे तो इस समय एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर्स दोनों पैरामीटर्स डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हो जाएंगे। जब भी हम फंक्शंस को कोई वैल्यू पास करते तो जो वैल्यू हम पास करते उसे हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर, और वो वैल्यू जिस भी वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी उसे हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर्स। तो कॉल बाय वैल्यू में ये एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हो जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होने की वजह से कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड नहीं होती। तो इसलिए मैंने यहां पर सेकंड पॉइंट लिखा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड। तो ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हो जाती है। तो मैं अब इसका आपको एक प्रोग्राम्स करके दिखाता हूं, और उस प्रोग्राम्स में मैं आपको एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स का डेफिनेशंस भी बताऊंगा। तो चलिए हम एक प्रोग्राम को स्टडी करते हैं। तो मैंने प्रोग्राम्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको इसी प्रोग्राम को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस बातें जो भी आप ध्यान से सुनिए। तो इस प्रोग्राम्स में सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल ऐड की, stdio.h con.io.h। उसके बाद यहाँ पे एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है, और उस फंक्शंस को मैंने एक पैरामीटर भी सेट किया है, इंटीजर n। तो ये हुआ फंक्शंस का डिक्लेरेशन जिसे मैंने प्रोग्राम्स में यूज किया है। मैं यहां पर लिख देता हूं, सॉरी, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। और उसके बाद यहां पर वाइड मेन का फंक्शंस, वाइड मेन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर n, और उसको मैंने वैल्यू असाइन की 10। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ, और यहां से इस लाइन से मतलब लाइन नंबर 10 से मैंने फंक्शंस को कॉल किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन कॉलिंग, और वाइड मेन के बाद मतलब सबसे लास्ट मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन की बॉडी लिखी है, तो इसलिए मैं इसे कहूंगा फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो जो सिंपल पॉइंट थे मैंने आपको बताए, जैसे कि इंक्रीमेंट का डिक्लेरेशन है, यहाँ पर कॉलिंग है, और यहाँ पर डेफिनेशन है। अब मैं आपको इस प्रोग्राम का सिक्वेंशियली एग्जीक्यूशन बताऊंगा, और देखेंगे हम कि ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाइड होती है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक ले लेता हूँ। तो अब हम प्रोग्राम का सीक्वेंस देखेंगे। तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा वाइड मेन फंक्शन से, उसके बाद ओपन करली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर एक n वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी 10। तो मैं आपको साथ में मेमोरी ब्लॉक भी दिखा देता हूं, जैसे कि कंपाइलर मेमोरी में एक ब्लॉक असाइन कर देगा, एक ब्लॉक स्टोर कर देगा, और उस ब्लॉक में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10। इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा n वेरिएबल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ब्लॉक भी एलोकेट किया, उसमें वैल्यू स्टोर की 10, और उस ब्लॉक को मैंने नाम दिया n। जैसे ब्लॉक का कुछ ना कुछ नाम होता है, नाम मतलब वेरिएबल का नाम, वैसे ही कंपाइलर उस ब्लॉक को एक एड्रेस भी पास कर देता है। वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस वेरिएबल को एड्रेस कंसीडर कर लेता हूँ 1000, ये कुछ भी आ सकता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस लाइन पे ये मेमोरी एलोकेशंस हो जाएगा। उसके बाद
कंपाइलर क्लियर स्क्रीन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा और जो भी हमारे आउटपुट के स्क्रीन पे होगा उस आउटपुट को क्लियर कर देगा। उसके बाद प्रिंटफ की लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और मुझे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा बिफोर कॉलिंग फंक्शन n इक्वल्स टू %d, मतलब n वेरिएबल की वैल्यू। तो अभी फिलहाल हम वाइड मेन फंक्शंस में, और वाइड मेन फंक्शंस में n वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 10, इसलिए मुझे यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 10। उसके बाद प्रिंटफ का फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और इस लाइन से, मतलब इस लाइन पे वो इंक्रीमेंट फंक्शंस को कॉल कर देगा। और जैसे ही इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करेगा वैसे कंपाइलर इस लाइन से जंप करके डायरेक्टली इंक्रीमेंट फंक्शंस के डेफिनेशंस को चला जाएगा। लेकिन सिर्फ वो डेफिनेशंस को नहीं जाएगा, तो डेफिनेशंस को जाते समय वो n की वैल्यू भी पास करेगा और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। इसका मतलब इंक्रीमेंट फंक्शंस को वो 10 वैल्यू भी पास करेगा। और यहां पर जब भी हम फंक्शंस के कॉलिंग में जो भी वेरिएबल यूज करते या फिर जो भी आर्गुमेंट्स होते उसे हम कहते एक्चुअल आर्गुमेंट्स या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स। तो यहाँ पर n वेरिएबल को मैं कहूंगा एक्चुअल पैरामीटर, क्योंकि यहां से मैंने एक्चुअल वैल्यू पास की है। ठीक है, तो अब वो डेफिनेशंस को जाने के बाद इसका एग्जीक्यूशन करेगा, लेकिन इसके एग्जीक्यूशंस में जो हमने n को 10 वैल्यू पास की थी वो वैल्यू उस फंक्शंस के पैरामीटर्स में स्टोर हो जाएगी, मतलब फिर से n में। आप यहां पर कंफ्यूज मत हुए, क्योंकि ये इंटीजर n वेरिएबल वाइड मेन फंक्शन का है और ये इंटीजर n वेरिएबल इंक्रीमेंट फंक्शंस का है। दोनों वेरिएबल अलग अलग है। तो जैसे ही मैं यहाँ से n को 10 वैल्यू पास करूंगा वैसे ही वो इंटीजर n में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ये वेरिएबल डिक्लेयर, यहाँ पर भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, मतलब जैसे इस वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट हुई सेम उसी तरह से इस वेरिएबल्स को भी मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। तो मैं इसका भी एक ब्लॉक दिखा देता हूं। जैसे कि कंपाइलर फिर से एक ब्लॉक अलोकेट कर देगा और उस ब्लॉक में कितनी वैल्यू स्टोर कर देगा 10, क्योंकि हमने कितनी पास की थी 10 वैल्यू। उस ब्लॉक को भी पॉइंट करेगा n। पॉइंट करने के बाद जैसे पहले ब्लॉक को कंपाइलर कुछ ना कुछ एड्रेस पास कर देगा, सेम उसी तरह से कंपाइलर इस ब्लॉक को भी कुछ ना कुछ एड्रेस पास करेगा। तो मैं समझने के लिए यहां पर एज्यूम कर लेता हूं 2000। ठीक है, तो इस ब्लॉक का एड्रेस हुआ 2000। अब आप देखेंगे तो यहां पर ये भी एक ब्लॉक है और ये भी एक ब्लॉक है, लेकिन ये ब्लॉक है वाइड मेन फंक्शंस के n वेरिएबल का और ये ब्लॉक है इंक्रीमेंट फंक्शंस के n वेरिएबल का। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है या फिर नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर और एक पॉइंट बताना चाहता हूं। जैसे कि फंक्शंस कॉलिंग में हमने जो वेरिएबल पास किया था उसे हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर, वैसे फंक्शंस के डेफिनेशंस में जो भी पैरामीटर हम लिखते उसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो इसे हम कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। कॉलिंग के टाइम जो पैरामीटर होते हैं उसे कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और जो पैरामीटर डेफिनेशंस के पे स्पेसिफाई होते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाए, आप चाहे तो उस पार्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस डेफिनेशन का एग्जीक्यूशन करेंगे, क्योंकि हम इस लाइन मतलब डेफिनेशंस को आए थे, तो अब हम डेफिनेशन का एग्जीक्यूशन करेंगे। डेफिनेशंस में सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा ओपन करली, और उसके बाद इस लाइन पे n की वैल्यू 10 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई थी 10, मतलब 10 प्लस 10, तो वो वैल्यू हो जाएगी 20, और 20 वैल्यू किस वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी n में। लेकिन ये 20 वैल्यू इस वेरिएबल्स में स्टोर होगी या फिर इस वेरिएबल में, तो हम अभी इंक्रीमेंट फंक्शंस में, इसलिए हम जो भी चेंजेस होगा, जो भी अपडेशन होगा, वो हम इंक्रीमेंट फंक्शंस के वेरिएबल्स में ही करेंगे। तो इंक्रीमेंट्स में जो n वेरिएबल था वो यहाँ था, ठीक है, ये वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू मॉडिफाइड हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, 20 वैल्यू हो गई। उसके बाद फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट। अभी देखिए n वेरिएबल मॉडिफाई हुआ, लेकिन किस फंक्शन का, इंक्रीमेंट फंक्शन का। ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन होने के बाद कंपाइलर फिर से बैक जाएगा और रिमेनिंग पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। रिमेनिंग पार्ट मतलब लाइन नंबर 11। अब हम कौन से फंक्शन में आए,
वाइड मेन के फंक्शंस में। तो फिर से यहाँ पे मैंने एक लाइन प्रिंट की है, आफ्टर कॉलिंग फंक्शन n इक्वल्स टू %d, और यहाँ पर मुझे फिर से n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर n की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं है। हम अभी वाइड मेन फंक्शंस में इसकी वजह से हमें जो n की वैल्यू प्रिंट होगी वो वाइड मेन के फंक्शंस के ही n की प्रिंट हो जाएगी, और वाइड मेन के n फंक्शंस में n की वैल्यू कितनी है, 10 ही है। वो वैल्यू मॉडिफाइड नहीं हुई, मॉडिफाइड हुई लेकिन कौन सा वेरिएबल मॉडिफाई हुआ, इंक्रीमेंट फंक्शंस का n मॉडिफाई हुआ, वाइड मेन का ओरिजिनल वेरिएबल मॉडिफाइड नहीं हुआ। तो यही प्रॉब्लम है कॉल बाय वैल्यू में, क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हो जाती है। इसकी वजह से हमारे एक्चुअल्स वेरिएबल्स मॉडिफाइड नहीं होता, एक्चुअल्स वेरिएबल्स में कुछ भी चेंज नहीं होता। तो इस प्रोग्राम में मैंने n की वैल्यू 10 से इंक्रीमेंट की है, लेकिन फिर भी आउटपुट में मुझे 10 ही प्रिंट हो जाएगा, मॉडिफिकेशंस विजिबल नहीं होगा। मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं टर्बो सी में। ठीक है, मैंने प्रोग्राम को टर्बो सी में ओपन किया है, सेम प्रोग्राम है, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं। ठीक है, कंट्रोल F9, तो हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट विजिबल नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने गेट ch फंक्शंस को ऐड नहीं किया, तो मैं ऐड कर देता हूँ गेट ch फंक्शन, जिसकी वजह से हमारे आउटपुट की स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ कंट्रोल F9, तो मुझे आउटपुट में बिफोर कॉलिंग फंक्शन n 10 ही प्रिंट हुआ, और उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर कॉलिंग फंक्शन n वहां पर भी मुझे 10 ही प्रिंट हुआ। आउटपुट को न्यू लाइन में लाने के लिए मैं यहाँ पर 2 बार /n डाल देता हूँ, मतलब 2 न्यू लाइन्स प्रिंट हो जाएंगे और हमें आउटपुट एक पर्टिकुलर मैनर में प्रिंट हो जाएगा। तो बिफोर कॉलिंग फंक्शन भी 10 ही प्रिंट हुआ और आफ्टर कॉलिंग फंक्शन भी 10 ही प्रिंट हुआ। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आया ना, जैसे कि ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाइड नहीं हुई, तो इस प्रॉब्लम को हम कॉल बाय रेफरेंस में ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस की तरफ। कॉल बाय रेफरेंस में क्या कहा है, इन कॉल बाय रेफरेंस बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स विल शेयर कॉमन मेमोरी लोकेशंस। मतलब कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर दोनों भी एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं, और जैसे कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स अगर एक ही ब्लॉक को शेयर करेंगे, एक ही मेमोरी लोकेशंस को शेयर करेंगे, तो उसमें ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा, बिकॉज ऑफ कॉमन मेमोरी लोकेशन ओरिजिनल वैल्यू इज मॉडिफाइड। मैं आपको इसका भी एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप अगर आउटपुट को देखेंगे तो आपकी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो सेम प्रोग्राम है, लेकिन जिसे मैंने कॉल बाय वैल्यू का कन्वर्ट किया है कॉल बाय रेफरेंस में, और चेंजेस क्या किया है, यहाँ पर आप देखेंगे ना लाइन नंबर 10, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ वेरिएबल को पास नहीं किया, तो मैंने वेरिएबल का एड्रेस पास किया, यहाँ पे एम्परसेंड है, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल का एड्रेस पास किया और उसे स्टोर करने के लिए मैंने पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया। अब ये पॉइंटर क्या है, एड्रेस क्या है, ये हम अगले पार्ट में डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि इस पार्ट का नेक्स्ट पार्ट ये पॉइंटर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपली थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, जैसे कि आपको कॉल बाय रेफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका भी एग्जीक्यूशन करेंगे। तो हम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे कि हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा वाइड मेन फंक्शन से, उसके बाद ओपन करली एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एक n वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। तो मैं इस वेरिएबल का आपको मेमोरी अलोकेशन दिखाता हूँ कैसे होगा। कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में एक ब्लॉक अलोकेट कर देगा, ठीक है, और उस ब्लॉक में कितनी वैल्यू स्टोर कर देगा, 10, और उस ब्लॉक को पॉइंट करेगा n वेरिएबल। जैसे कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल को नाम क्या दिया, n, तो उस ब्लॉक को पॉइंट करेगा n पॉइंट करने के बाद कंपाइलर उस ब्लॉक को कुछ ना कुछ एड्रेस भी पास करेगा। जैसे कि मान लो मैं इस ब्लॉक को 1000 एड्रेस देता हूँ, ये एड्रेस कुछ भी आ सकता है और आपके कंप्यूटर टू कंप्यूटर ये एड्रेस चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो मेमोरी अलोकेशंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंपाइलर स्क्रीन को क्लियर कर देगा। स्क्रीन क्लियर होने के बाद कंपाइलर प्रिंटफ स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पर बिफोर कॉलिंग फंक्शन हमें n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10, जैसे कि पहले प्रोग्राम्स में भी 10 ही प्रिंट हुई थी। लेकिन जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा,
तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर इंक्रीमेंट फंक्शंस को कॉल करेगा और इंक्रीमेंट फंक्शंस को कॉल करने के बाद कंपाइलर इसी लाइन से इंक्रीमेंट फंक्शंस के डेफिनेशन को जंप करेगा। लेकिन जंप करते समय वो पास क्या करने वाला है, n वेरिएबल का एड्रेस। मतलब इसके पहले प्रोग्राम्स में हमने 10 वैल्यू पास की थी, इसके पहले प्रोग्राम में कॉल बाय वैल्यू में हमने 10 वैल्यू पास की थी, लेकिन इस प्रोग्राम में हम वैल्यू को पास नहीं करेंगे, तो हम रेफरेंस को पास करेंगे। और रेफरेंस मतलब एड्रेस, तो हम किसे पास करेंगे, एड्रेस। तो कंपाइलर इस फंक्शन को 1000 एड्रेस पास कर देगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस था, पहले 10 पास किया था लेकिन अब 1000 पास कर रहा है। 1000 पास करने के बाद वो वैल्यू उस इंक्रीमेंट फंक्शंस के पैरामीटर मतलब n में स्टोर हो जाएगी 1000। तो जैसे यहां पर वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ वैसे ही यहां पर भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, तो हम इस वेरिएबल को भी मेमोरी अलोकेट कर देंगे। लेकिन जैसे कि हमने बताया था, कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर सेम मेमोरी लोकेशंस को शेयर करते हैं। तो सेम मेमोरी लोकेशंस को कैसे शेयर करेंगे, तो n वेरिएबल को सेपरेट मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, n वेरिएबल को सेपरेट मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, लेकिन इस टाइम उस वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा एड्रेस। मतलब यहां पर स्टोर हो जाएगा एड्रेस। और जैसे इस ब्लॉक को हमने 1000 एड्रेस कंसीडर किया था, सेम इस ब्लॉक को मैं एड्रेस कंसीडर कर देता हूं 2000। आपको डिफरेंस विजिबल हुआ होगा, जैसे कि इस वेरिएबल का एड्रेस अब मैंने पास किया है 1000। तो यहां पर आपको जो स्टार सिंबल दिखाई दे रहा है, ये स्टार सिंबल इंडिकेट करता है पॉइंटर को। मतलब ये n वेरिएबल सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये n वेरिएबल कौन सा है, पॉइंटर वेरिएबल है। और इसे मैं पॉइंटर क्यों कहूंगा, क्योंकि इस वेरिएबल्स में सिंपल वैल्यू स्टोर नहीं हुई, बल्कि इस वेरिएबल्स में एड्रेस स्टोर हुआ है। और जिस वेरिएबल्स में भी एड्रेस स्टोर होता है उस वेरिएबल को हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो इसे एग्जीक्यूशन करने से पहले मैं आपको इसका कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। जैसे कि यहां पर मैं पहले कलर चेंज कर देता हूं। अभी ये जो आपको n वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ये n वेरिएबल्स में इस वेरिएबल का एड्रेस है। मतलब इस n वेरिएबल इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। देखिए सेम है, n में कितना है 1000, इसका मतलब ये n वेरिएबल इस n वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। और स्टार n पॉइंट करेगा उस वेरिएबल की वैल्यू को। जब भी आप किसी वेरिएबल्स में किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते, तो ऐसे समय स्टार वेरिएबल उसी वेरिएबल के वैल्यूज को पॉइंट करेगा। तो n वेरिएबल इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब स्टार n उसके वेरिएबल के वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो अब देखिए क्या होगा, एग्जीक्यूशन में फिर से स्टार्ट कर देता हूं। उसके बाद ओपन करले एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद यहां पर स्टार n में कितनी वैल्यू है, स्टार n मतलब ये वैल्यू, आप एड्रेस को कंसीडर मत कीजिए, स्टार का मतलब होता है वैल्यू। तो स्टार n मतलब कितनी वैल्यू हमारे पास 10 वैल्यू, तो यहां पर 10 + 10 कितनी होगी 20। और वो 20 वैल्यू सिर्फ n में स्टोर नहीं हो रही, बल्कि स्टार n में स्टोर हुई। अगर मैं यहां पर सिर्फ n लिखता ना, अगर मैं यहां पर सिर्फ n लिखता तो मैं इस n में 20 वैल्यू स्टोर कर देता, लेकिन मैंने सिर्फ n नहीं लिखा, तो मैंने यहां पर स्टार n लिखा। इसका मतलब ये 20 वैल्यू इस वेरिएबल्स में स्टोर ना होके वो हो जाएगी इस वेरिएबल्स में, क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है इसको, तो इस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 20। अब आपके समझ में आया होगा कि हमने जो मॉडिफिकेशन किया वो हमने इंक्रीमेंट फंक्शंस में किया, लेकिन मेमोरी में वो वाइडमेन के n में हुआ। मैं पॉइंट क्या बता रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिए। हमने जो भी चेंज किया वो इंक्रीमेंट फंक्शंस में किया, लेकिन एक्चुअल मेमोरी में जो चेंज होगा वो वाइडमेन के n में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये करली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद कंपाइलर फिर से बैक चला जाएगा जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया था वहां पे, और रिमेनिंग कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो रिमेनिंग कोड में फिर से प्रिंटफ की लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पर मुझे आफ्टर कॉलिंग फंक्शन n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अभी n की वैल्यू मॉडिफाइड हो चुकी है। वो 10 की बजाय हमें कितनी प्रिंट हो जाएगी 20। मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई, मॉडिफाइड हो गई।
और उसके बाद मेन का करली क्लोज हो जाएगा और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने सेम प्रोग्राम ओपन किया है। प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा था क्योंकि टाइम कम लगने के लिए। तो मैं अब आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। आप आउटपुट देखिए, पहले हमें 10 प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद में 20, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाइड हो गई। तो ये था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। मैं आपको और एक स्लाइड दिखाता हूँ जिसकी देखने से आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस स्लाइड को देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपली तरीके से समझाए, जैसे कि ओरिजिनल वैल्यू कॉल बाय वैल्यू में मॉडिफाइड नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा। और ओरिजिनल वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में मॉडिफाइड हो जाती है। अगर आप अपने दिमाग में इतनी डायग्राम भी फिट कर लोगे ना, तब भी आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस समझ में आएगा। मतलब ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इस ब्लॉक को, इस फिगर को सिर्फ ध्यान में रखिए, किसमें वैल्यू चेंज होती है और किसमें नहीं होती है, बाकी सब सिंपल है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।